नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं और राजनीति उतनी तेज होती जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र से पहले मैं आपको केरल ले चलता हूं। केरल से एक बड़ी धमाकेदार खबर है। राजीव रंजन जी नागपुर में रहते हैं। संघ में उनके बहुत जबरदस्त सूत्र हैं। संघ की कई बड़ी खबरें उन्होंने हमारे चैनल पे बताई हैं, एक्सक्लूसिव खबरें बताई हैं। अब उनके पास एक संघ आरएसएस का केरल प्लान आया है, जिसका खुलासा उन्होंने किया है। आरएसएस केरल में एक नया प्रयोग करना चाहता है। दरअसल केरल ने बीजेपी और आरएसएस के पसीने छुड़ा दिए हैं। देश का सबसे ज्यादा बौद्धिक राज्य है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए वहां पे हिंदू मुसलमान नाम की कोई दाल गलती नहीं है। सब प्यार से रहते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं। अब ये बात भला संघ को, बीजेपी को कहां बर्दाश्त कि कहां पे कोई गर्मी ना पैदा हो, कोई तड़कड़ाहट पैदा ना हो, जहां पे नारे ना गूंजे कि बटोगे तो फिर कटोगे। लिहाजा आरएसएस ने एक प्लान तैयार किया है। राजीव रंजन से बातचीत में आज इस पूरे प्लान का खुलासा हुआ है। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितना खतरनाक प्लान है। महाराष्ट्र में क्या शरद पवार शिंदे के 8 सांसदों को तोड़ सकते हैं? और शिंदे की हालत सांप छुछुंदर वाली हो गई है। राजनीति में कितना उलझ रहे हैं। बहुत रोचक बातचीत है मेरी और राजीव रंजन की। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी बातचीत सुनिएगा। आपको बहुत रोचक और बहुत जानकारी भरी लगेगी कि गडकरी और देवेंद्र फडणवीस आजकल कर क्या रहे हैं, क्या खेल कर रहे हैं बीजेपी में। चलते हैं राजीव रंजन जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव रंजन जी आपका। आपने मुझे जो फोन पे बात बताई वो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। क्या प्लानिंग संघ करता है और क्या प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी पीछे से करती है? मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से दर्शक सुने कि केरल में, जहां पे दूर दूर तक बीजेपी का या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई जनाधार नहीं है, केरल जैसा राज्य जहां की सोच बहुत अच्छी है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बीजेपी ने लाख सिर पटक लिया कि केरल में एंट्री हो जाए, लेकिन केरल में घुस नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। वहां केरल में एक बड़ा प्लान जो आप बता रहे हैं कि वो होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि केरल में क्या धमाका करने जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, क्या है उसके पीछे की प्लानिंग। आज दर्शक चौंक जाएंगे। राजीव जी जरा मुझे डिटेल में मेरे दर्शकों के लिए बताइए कि ये सूचना कहां से आई, केरल का क्या खेल है और क्या करने जा रहा है आरएसएस केरल में। उसके बाद मैं आपसे महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा करूंगा। पहले केरल बताइए जरा, क्या मामला है? देखिए, बहुत ही पोएटिक जस्टिस है ये। एक कम्युनिस्ट रूल स्टेट, जहां पे एकमेव स्टेट पूरे इंडिया में जहां पे कम्युनिस्ट लोगों का शासन है, और जो कम्युनिस्ट लोगों के क्या बोला जाए, मतलब बाइबल जिन्होंने लिखा है, कार्ल मार्क्स जी, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि यदि सत्ता प्राप्त करनी है तो इकोनॉमिक संसाधन जो है, आर्थिक संसाधन, उस पर पहले कब्जा करना जरूरी है। आर्थिक संसाधनों पे यदि आपका पूरी तरीके से नियंत्रण है तो आपके हाथ में सत्ता आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये पोएटिक जस्टिस दक्षिणपंथी ताकतें, जो हमेशा से साम्यवादी ताकतें या लेफ्ट लीनिंग वाले लोगों के अगेंस्ट में रहती है, राइट विंग थॉट जो है, ऐसे राइट विंग थॉट्स की जो पुरोधा है भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये 1000 सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट केरल में खोलने वाला है कोऑपरेटिव मॉडल में। और हर पंचायत, जी हर पंचायत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने जो है सुपरमार्केट या हाइपर मार्केट रहेंगे, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, यही उनको चलाएंगे। संजय जी, ये अभी तक कहीं पे भी आपको यूट्यूब पे ये न्यूज नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव है। और आपको मैं ये बता रहा हूं कि मैंने आरएसएस के कई बड़े पदाधिकारियों को फोन किया और वो एकदम चुप्पी बनाए हुए हैं। वो एकदम, मतलब इसको बड़ा ही क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, बड़े ही तरीके से जो है वो इसको लेके जाना चाह रहे थे। ये समाचार जो है ये मिला मुझे अपने स्रोतों के द्वारा। और आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आरएसएस ने ऐसा कर लिया, क्योंकि देखिए दक्षिण ही एक ऐसा है, कर्नाटका को यदि निकाल दें भारत का भूखंड, जहां पर अभी तक इनरोड्स जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक अच्छे से बना नहीं पाए। त्रिशूर में भले बीजेपी जीता है एक सीट, परंतु वो भी एक्टर थे, ठीक है, जिनके कारण जीत गया।
परंतु वैसे इनका कोई बहुत ज्यादा सॉलिड जनाधार नहीं है। वहां पे मेन टक्कर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की है। अब ये तीसरी फोर्स के रूप में खड़ा हो रहा है और हमने बंगाल से देखा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी तीसरी फोर्स के रूप में किसी भी राज्य में एंटर करती है तो ये सबसे पहले कम्युनिस्टों को ही खत्म करती है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो मेन राइवल था, वो पूरी तरीके से आज हाशिए पे चला गया है और तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर हो गई है। तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, इन लोगों के केरला के ऊपर में रिलायंस के कारण, काफी ज्यादा भरोसा करने के कारण, उसके ऊपर में आधारित या निश्चित होने के कारण, क्या आरएसएस घेराबंदी करना चाह रहा है? आरएसएस ऐसी घेराबंदी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी घेराबंदी कर रहा है कांग्रेस की कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनके पास में अपने बचाने के लिए कोई जमीन ना बचे। ठीक है, यूपी के अंदर में हमने देख ही लिया है, यूपी से केरल आए, अब केरल में भी ये लोग चारों तरफ से जो है वो एक ये खींच रहे हैं, क्या बोला जाए, एक तरीके से जो है वो चाक चौबंदी कर रहे हैं कि ये इनरोड्स बनाए और कांग्रेस को रोक दे वहीं पे। तो अब इसमें कितना सफल होंगे मालूम नहीं, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, परंतु ये बहुत ही ग्रैंड प्लानिंग है, बहुत ही ग्रैंड डिजाइन है कि हर पंचायत में यदि आरएसएस सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट खोलेगा तो आप ये समझिए कि किस कदर से लोगों को परचून, बेसिक ग्रोसरीज से लेके तो हर तरीके की चीजें वो प्रोवाइड करने वाला है। और देखिए इसमें एक चीज आपको और नजर आएगी कि साउथ में, केरल में और दक्षिण भारत में अदानी ने पिछले दिनों में काफी पोर्ट्स खरीदे हैं, तो इनको चाइना से सस्ता माल भी इंडिया में लाने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं जाएंगी। तो पूरा एक इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके थ्रू जो है ये केरल में एक बार घुस गए सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट के भरोसे, तो बहुत ही तेजी से इनके व्यापार का प्रचार प्रसार होगा। तो ये आर्थिक संसाधनों पे कब्जा करके राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, जो मार्क्स ने कहा था, वो मार्क्स लेफ्टिस्ट लीनिंग थॉट के जो क्या बोला जाए, क्राइस्ट है, मतलब जो पुरोधा है, उनके थॉट को दक्षिण पंथियों ने अपना के कम्युनिस्ट लैंड पे इसको इंप्लीमेंट करने की पूरी ग्रैंड डिजाइन, ग्रैंड प्लानिंग हो रही है। जी संजय जी, ये बड़ी खबर है राजीव जी, क्योंकि आरएसएस इसी तरह की लंबी प्लानिंग करता है। केरल सबकी आंख की किरकिरी बना हुआ है, एक सेकुलर स्टेट है, सबसे ज्यादा साक्षरता वहां पे है, पढ़े लिखे लोग हैं, कभी कोई कम्युनल वाली खबर नहीं आती वहां से। बड़ा उन लोगों के लिए मजहब कोई युद्ध कराने वाली चीज नहीं है, वहां तरक्की का रास्ता ढूंढने वाली चीज है, पढ़े लिखे लोग हैं। और ये बात कहाँ बर्दाश्त है बीजेपी को, आरएसएस को, कि लोग हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रहे। तो ये जो चिंगारी सुलगाने की कोशिश है केरल में, मुझे लगता है कि वहां की वामपंथी सरकार और कांग्रेस दोनों को इस बात से अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये मजहब की चिंगारी इतनी खतरनाक होती है, ये मजहब का जहर इतना खतरनाक होता है कि किसी भी राज्य को बर्बाद कर देता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में से आवाज उठी कि बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र में चली गई, झारखंड में चली गई, और वो जो बटने और कटने वाला खेल है वो बीजेपी को बड़ा सूट करता है, क्योंकि उनको लगता है कि विकास का मॉडल तो 10 साल में कोई दिखा नहीं पाए। तो इस तरह की मजहबी उन्माद वाली बातें करो जिससे भाई भाई के बीच में गैप बना रहे। तो ये केरल की बड़ी खतरनाक खबर है कि वहां के स्वयं सेवकों को आगे किया जाएगा, पीछे संघ रहेगा। आपकी जो सूचना है उसके हिसाब से पुष्टि होना बाकी है, अभी मैं बता दूं, क्योंकि संघ का कोई भी आदमी इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है। राजीव रंजन जी ने कई बार कहा, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा संघ के प्रवक्ता की तरफ से, अगर इस बात में गलत है तो वो मुझे खंडन लिख के भेजें, हम उसको भी प्रचारित करेंगे। मैंने भेजा है। मैंने जो आरएसएस के नेशनल स्पोक पर्सन हैं उनको मैंने कल मैसेज भेजा, सुनील आम्बेकर जी, उनको कल मैंने फोन भी किया, उनको फिर मैंने आज दिन में फोन किया, शाम में फोन किया, मैसेज का रिमाइंडर दिया, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। यानी आप इससे समझ जाइए कि कितना ज्यादा जो है इस चीज के ऊपर में, या तो खंडन कर दें कि गलत न्यूज है, पर ना वो खंडन कर रहे हैं, ना वो हामी भर रहे हैं, वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, फोन ही नहीं उठा रहे, ना मैसेज का जवाब दे रहे। ऐसा होता नहीं कभी। हाँ, ऐसी खबरें जब सामने आ जाती हैं तो लोग चौंक जाते हैं कि राजीव रंजन तक ये खबरें पहुंच कैसे जाती हैं, तो क्या क्या खंडन करें और क्या वो करें। चलिए लौटते हैं राजीव भाई महाराष्ट्र की खबर पे।
नागपुर से शुरू करते हैं। आप नागपुर में रहते हैं, नागपुर में संत का गढ़ है, वहीं गडकरी, वहीं देवेंद्र फडणवीस और वहीं बीजेपी की राजनीति का गढ़ नाभि। क्या स्थिति है गढ़ नागपुर से? कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं बीजेपी के लिए। जंग थमी, जंग जारी है और जंग आगे रहेगी या ठीक ठीक खबरें नागपुर और बाकी महाराष्ट्र से आ रही हैं? आपके पास क्या फीडबैक है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर? संजय जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि नागपुर से भाजपा के मतलब महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है, जो पहले सीएम हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस जी, वो आते हैं। और नागपुर से ही लगभग आप समझ लीजिए कि जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर बावनकुले, कामठी से जीतते। पहले कामठी नागपुर लोकसभा का ही कंस्टिट्यूएंसी था, बाजू में करके रामटेक में कर दिया उसको। तो जो प्रेसिडेंट है भाजपा के, वो भी यहीं से आते हैं। अब डिप्टी सीएम और भाजपा का प्रेसिडेंट, ये दो सबसे बड़ी पोस्ट हुई भाई, इससे बड़ा तो और कुछ पोस्ट हो ही नहीं सकता है। ये दो पोस्ट होने के बाद भी नागपुर में 6 विधानसभा की सीटें हैं और रामटेक में 6 विधानसभा की सीटें नहीं 12 हैं। 12 में से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पे अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, नागपुर के अंदर में जो अन्य 3 सीटों पे भाजपा लड़ने वाली है, भाजपा ही लड़ेगी, उनका कोई दूसरा सहयोगी दल नहीं लड़ने वाला। वेस्ट नागपुर, पश्चिम नागपुर, आपका मध्य नागपुर और नॉर्थ नागपुर, ये तीनों पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं दिए और 2 दिन रह गए नामांकन समाप्त होने की डेट। नॉमिनेशन फाइलिंग के सिर्फ अब 2 ही दिन बचे। तो यदि नॉमिनेशन फाइलिंग के 2 दिन पहले तक आप नाम नहीं अनाउंस कर रहे हो, ठीक है, तो और वो भी ऐसी जगह से जहां से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, तो ये एक ऐसा हिंट देता है कि भाजपा खुद अपने अंदर के इंटरनल सर्वे में ये पा रही है कि ये 3 सीट के लिए इन्हें उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, या ये शायद ये मान के चल रहे कि यहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा भारी है, इसीलिए वो नाम नहीं दे पा रहे। पहली चीज। दूसरी, आपका जो रामटेक है कंस्टिट्यूएंसी, वहां से भी पूरे सीट्स के नाम अनाउंस नहीं हुए, 6 जो सीट्स हैं, ठीक है, तो वहां पे भी 2 या 3 रह गए, वहां पे भी भाजपा लड़ने वाली, जहां से इनके प्रेसिडेंट आते हैं जिस कंस्टिट्यूएंसी से। तो ये शो करता है कि एटलीस्ट 12 में से 6 सीट जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि वो कमजोर स्थिति में है, वो डामाडोल की स्थिति में है, इसलिए वो अभी तक प्रत्याशियों का नामांकन नहीं कर पाई है। दूसरी चीज, देखिए, एक चीज मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस इलेक्शन को बहुत सीरियसली ले रही है, करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि इन्होंने जो इनके स्टेट प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर बावनकुले, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है, उनको भी कहा है कि तुम इलेक्शन लड़ो, और वो कामठी से इलेक्शन लड़ रहे। उन्हें कोई जरूरत नहीं थी पर फिर भी लड़ रहे हैं, यानी इसका मतलब आप समझिए कि बहुत ही सीरियसली ये इलेक्शन ले रहे हैं। अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर में। कांग्रेस ने अपने 12 में से 10 सीटें, यानी नागपुर और रामटेक की जो है 6 और 6, इसमें से 10 सीटों पे नाम अनाउंस कर दिए हैं, पर बहुत ज्यादा इस पे शोरगुल हो रहा है, क्योंकि 10 में से 9 सीट जो है वो एक ही जाति के लोग, कुणबी, जो कुणबी ओबीसी कास्ट है, कुणबी जाति के लोगों को 10 में से 9 सीट मिली है, और एक सीट जिसपे कुणबी लोगों को नहीं मिला है वो है एससी रिजर्व सीट, जहां पे कांग्रेस के सबसे बड़े दलित लीडर जो है नितिन राउत, वो वहां से इलेक्शन लड़ने वाले, उनके नाम का अनाउंसमेंट हो गया है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे इतनी सारे समाज के वर्ग है, तेली है, माली है, मतलब ओबीसी के अंदर में, ओबीसी के बाहर देखे हम तो दलित है, पिछड़ा है, मतलब एसटी है, आपका महाराष्ट्रन ब्राह्मण है, हिंदी साइडर्स हैं, इनमें से किसी का भी अभी तक नाम अनाउंस नहीं हुआ है, टिकट नहीं दिया गया है। तो क्या कांग्रेस वही गलती दोहराने जा रही है जो इसने हरियाणा में किया था, जब ये आवश्यकता से अधिक जो है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, मैं नाम ही ले लेता हूं, जाट कम्युनिटी के ऊपर में इन्होंने आवश्यकता से अधिक रिलायंस शो किया था। जैसे जाट हरियाणा में बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है, वैसे ही नागपुर और नागपुर के आसपास विदर्भा के एरिया में कुणबी लोग बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, परंतु कुणबी 50% के ऊपर नहीं है। जैसे वहां पे 25 से 30% है, वही हाल यहाँ पे भी है। तो आप क्या एक ही कम्युनिटी के लोगों को टिकट देके क्या आप दूसरी कम्युनिटी के लोगों की उपेक्षा नहीं कर रहे हो? ये कांग्रेस के जो भी स्ट्रैटेजिस्ट है, इनको ये सोचने की जरूरत है कि हम दोबारा वही गलती तो नहीं करने जा रहे जो हमने हरियाणा में की थी। हरियाणा की गलती से क्या सीख ली है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, ये इनको समझना चाहिए।
और जो लोग इस तरीके से देखिए स्ट्रैटेजिक चीजों पे नहीं बात करते हैं, वही लोग बाद में जाके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बातें करते हैं। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जो नितिन गडकरी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े थे हमारे भाऊ विकास ठाकरे पश्चिम नागपुर से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, पर उनके इर्द गिर्द इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किलाबंदी की है कि वो देखने लायक है। प्रकाश अंबेडकर भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं और प्रकाश अंबेडकर ने यहां से एक कैंडिडेट दे दिया कि वो दलित के 5-10 हजार वोट का है। फिर एआईएम ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया जो अल्पसंख्यकों के वोट ले, ठीक है। फिर इसके बाद में बहुजन समाज पार्टी भी आ रहे हैं, रिपब्लिकन भी आ रहे हैं। तो कांग्रेस के जो ट्रेडिशन, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस से निष्कासित जो एक नेता हैं जो कुंभी कम्युनिटी से ही आते हैं, उनको हो सकता है टिकट मिल जाए बीजेपी की तरफ से, ऐसा लग रहा है। तो आप कुंभी के भी वोट काट रहे हो, आप इधर के भी वोट काट रहे हो, एससी समाज के भी, दलित समाज के भी, अल्पसंख्यक समाज के भी। और यदि हिंदी साइडर को दे दिया जाए पश्चिम नागपुर से, 1.25 लाख की पॉपुलेशन है हिंदी साइडर की पश्चिम नागपुर में, तो वो मुकाबला बड़ा ही कट्टर टाके, मतलब बहुत ही काड़े का मुकाबला हो जाएगा। तो ये लोग जो किलाबंदी कर रहे हैं, ये समझाने की जरूरत है जनता को, ताकि बाद में ईवीएम ना बोले। कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट थिंकर को यह समझने की जरूरत है कि ओवर रिलायंस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे करके यदि इलेक्शन लड़ेंगे तो महाराष्ट्र भी हरियाणा बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी संजय जी, ठीक बात है। यानी घमासान दोनों तरफ है, भारतीय जनता पार्टी में भी, कांग्रेस में भी। जैसे एक और बात बता दूं, पहली बार मेरे नजर में आया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की टिकट के लिए उनके जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। पश्चिम नागपुर से ही एक महाराष्ट्र ब्राह्मण नेता संदीप जोशी, नाम बता देता हूं, उनके कार्यकर्ताओं ने आज बहुत नारेबाजी की है कि इनको टिकट मिलना चाहिए पश्चिम नागपुर से। परंतु महाराष्ट्र ब्राह्मण की पॉपुलेशन ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा नहीं है पश्चिम नागपुर में, तो इसीलिए जो है कोई ओबीसी कैंडिडेट ढूंढा जा रहा है या हिंदी साइडर कैंडिडेट ढूंढा जा रहा है। तो इस तरीके से डिसिप्लिन से बाहर जाते हुए नागपुर के अंदर में एटलीस्ट मैंने कभी नहीं देखा था भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी को। और ये चीज यदि व्यापक रूप से असंतोष फैला तो इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि संदीप जोशी देवेंद्र फडणवीस के राइट हैंड मैन माने जाते हैं। यदि उनके समर्थक इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, और एक चीज और आपको बता दूं मैं, नागपुर की 6 लोकसभा सीट पे कौन खड़ा होगा, इसमें देवेंद्र फडणवीस ने क्लियरली हाथ खड़े कर दिए कि मैं डिसाइड नहीं करूंगा, नितिन गडकरी जी करेंगे। तो नागपुर की 6 सीट जो है वो नितिन गडकरी जी डिसाइड कर रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस के जो राइट हैंड मैन है उनके कार्यकर्ता जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं कि हमारे नेता को जो है टिकट दिया जाए। तो ये बड़ा ही जो है, ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके का खेल चल रहा है। ये कहीं और आगे ना फैल जाए, व्यापक रूप ना ले लें, ये देखने वाला विषय होगा आने वाले दिन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों तरफ से घमासान है। इस बीच में जो सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़ी गई थी वो भी तय नहीं हो पा रही। जैसे मुंबई में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट थी अणु शक्ति नगर, वहां पे यूथ विंग के एक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे फहाद जी, वो सौरभ भास्कर के हस्बैंड भी हैं फहाद, और वो समाजवादी पार्टी सीट पा रहे थे, लेकिन वो सीट एनसीपी की थी। एनसीपी के विधायक थे जो बाद में अजीत पवार के साथ चले गए। लेकिन वो सीटों का तालमेल तय नहीं हो पा रहा था कि समाजवादी पार्टी में कितनी सीटें मिलेंगी, क्या मिलेंगी। फिर शरद पवार ने अखिलेश यादव से बात करी कि भाई ये कैंडिडेट हमें दे दो, हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं। और सौरा के हस्बैंड को, फहाद को, वहां से अणु शक्ति नगर से और एनसीपी का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। नौजवान नेता है, बड़ी मेहनत की, उसने बड़ा संघर्ष किया है उस हर समय मुद्दों पे, जेएनयू से लेकर बाकी मुद्दे पे। तो मैं कह रहा हूँ कि स्थितियां यहाँ भी ऐसी अटकी हुई हैं कि समाजवादी पार्टी या बाकी दल जो है वो भी अटके हुए हैं कि फैसला करो। महाराष्ट्र के चुनाव में सीटों में इतना मामला उलझ जाएगा कि किसी ने सोचा नहीं था ना, कि मतलब कि चुनाव में दिन ही कितने बचे हैं, मोटे मोटे 15-20 दिन, दीपावली की छुट्टी निकाल दो तो 15 दिन। तो क्या लग रहा है कि तैयारी किसी भी पार्टी की पूरी नहीं हो पाई। संजय जी, बात तैयारी की नहीं है, बात है कि अंदर इतना घमासान है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी जिम्मेदार है, वो है भारतीय जनता पार्टी। ना ये शिवसेना को तोड़ती, ना ये एनसीपी को तोड़ती, इतने सीट के लिए घमासान नहीं होता। पहले एकदम प्लेन सिंपल था, शिवसेना की सीटें थी जो शिवसेना को मालूम था कि हमें इस पे लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी जो उनको मालूम है कि उसको उनको उन सीट पे लड़ना। सेम वही चीज कांग्रेस और एनसीपी के बीच में था। अब जो इन लोगों ने किया है
जहां 2-2 का मुकाबला था, मुकाबला हो गया 3-3 का। अब वहां पे आ गए शिंदे जी, यहाँ पे आ गए ठाकरे जी, वहां आ गए अजीत पवार, यहाँ आ गए शरद पवार, और कांग्रेस और बीजेपी तो है ही। तो ये जो 2 से तो 3 का ये हुआ, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़ गए जिनका ये कहना है कि लास्ट टाइम आप यहां से आ रहे थे तो इस बार हमें ये दे दीजिए, और आप लास्ट टाइम उधर से आ रहे थे तो आप ये हमें, मतलब दोनों पार्टियों के अंदर में जो है, जो सीट पे लास्ट टाइम कांग्रेस आ रही है उस पर दावादारी ठोक रही है शिवसेना, क्योंकि वो कांग्रेस के सामने थी, ठीक है, और उनके कैंडिडेट जीत गए थे जो शिंदे में चले गए। तो ऐसी सीटों को लेके जो है बहुत ज्यादा जो है इनमें प्रतिस्पर्धा है। देखिए मोटा मोटी तो अघाड़ी के अंदर में डिसाइड हो गया है, हालांकि अभी तक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा नहीं की है कि कितनी सीट पे अघाड़ी लड़ने वाली है। जो थोड़ा बहुत जो इनका मन मुटाव है वो विदर्भा की 62 सीटों में से है, जहां पर अघाड़ी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है। पर महायुति का तो हर जगह झमेला दिख रहा है। महायुति पश्चिम महाराष्ट्र जो है, वहां अजीत पवार एक अलग नाराज बैठे कि आप हमको कम सीटें दे रहे हो, बीजेपी बोल रही है लास्ट टाइम हम जीते थे, हम कैसे सीट छोड़ दें। तो अभी सुनने में आ रहा है कि 150 से लेके 175 के बीच में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। अभी तक 121 सीटों पे नाम अनाउंस कर दिया इन लोगों ने। तो यदि भारतीय जनता पार्टी 175 सीट पे लड़ती है तो फिर इनके दोनों सहयोगी दल के लिए बचा क्या? 175, 288, 288 सीट है, उसमें से 175 या 170 भी निकाल दीजिए तो आपका 118 सीट बचता है। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि 144 का जो मैजिक फिगर है ना, वो ये कैसे भी अपने दम पे अचीव कर ले 175 170 पे लड़के, और यही अंदर से डरा रहा है शिंदे जी को भी, और यही अजीत पवार के लिए भी जो है काफी ज्यादा एक चिंता का विषय बना हुआ है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार इन लोगों को मालूम है कि ये इनके सर्वाइवल का बैटल है। ये फाइट जो है इट इज मदर ऑफ ऑल बैटल फॉर एटलीस्ट शिवसेना उद्धव ठाकरे एंड फॉर योर शरद पवार जी। तो ये किसी भी हाल में जो है वो इसको हारने, मतलब किसी भी हाल में कमजोर तैयारी के साथ नहीं उतरेंगे, वो बड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हैं, और जल्दी आपको इसके जो कुछ सीटें जो रह गई है उस पर भी नामों की घोषणा आपको जल्दी सुनने को मिल जाएगी। जी संदीप। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर ये बीजेपी इतनी सीटों पे अड़ी रही तो शिंदे को डर तो है ही है? ये मेरे उस दिन डिबेट कर रहा था पैनल में, सब लोगों ने कहा कि कुछ जीते कोई हारे हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तय बात है कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और शिंदे को भी लग रहा होगा कि अगर सीटें बीजेपी ने इतनी ले ली 175-75 तक तो मेरा डिब्बा तो गोल हो जाएगा, मैं तो आऊंगा नहीं। तो शिंदे का ये, शिंदे भी कम शातिर खिलाड़ी नहीं है राजनीति के, तो शिंदे का सेकंड प्लान क्या है? फिर बीजेपी से कैसे निगोशिएशन करेंगे? क्या बीजेपी को डिच कर सकते हैं, अपनी सीटें ज्यादा खड़ी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं शिंदे भी? देखिए शिंदे जी पे मैं जवाब देने के पहले अभी जस्ट मेरे को ये आया मैसेज नोटिफिकेशन कि जो कांग्रेस की एक सीट भी जो रह गई थी रामटेक से है उमरेड, वहां से भी नाम अनाउंस कर दिए। तो कांग्रेस बहुत फास्ट काम कर रही है। वो एससी रिजर्व सीट थी तो उस पर नाम अनाउंस हो गया है, और चंद्रपुर, बल्लारपुर, वरोरा जो आसपास की सीटें थी उस पर भी नाम अनाउंस हो गया है। तो एटलीस्ट ये अभी लेटेस्ट ये है। अभी आते हैं आपके सवाल पे कि शिंदे जी, देखिए शिंदे जी अब ना शिवसेना में जा सकते हैं, ठीक है, और अगर उनको सीएम नहीं बनाया तो उनको सेकंड फिडल, मतलब उनके पास ऑप्शन क्या है? उनको जो है जैसे देवेंद्र फडणवीस ने भूमिका निभाई डिप्टी सीएम की, वैसे डिप्टी सीएम बन के रहेंगे। और खुदा ना देखिए उनके पास में कुछ नहीं तो 8 लोकसभा के सांसद हैं, 7 या 8 लोकसभा के सांसद हैं। तो इतने सांसद होके बीजेपी भी उनको निग्लेक्ट तो नहीं करेगी, बीजेपी निग्लेक्ट नहीं करेगी। लेकिन मुझे बताइए राजीव जी, जिस तरह से शिंदे को तोड़ दिया था, ऑपरेशन लोटस कर दिया था, बीजेपी तो किसी को नहीं छोड़ती है ना। शिंदे को भी लग रहा होगा कि दाएं बाएं का तो ये 8 सांसद है कि ये 8 के 8 सांसद बीजेपी में दिखाई ना दे, टाटा बाय बाय कर दे शिंदे। और कहीं ऐसा हो जाए कि शरद पवार ने 8 तोड़ लिए तो सवाल तो ये भी है भाई यहाँ भी तो शरद पवार है ना। मतलब ये भी समझने वाली बात है। अजीत पवार जो इतने गाजे बाजे के साथ सारे सीनियर लीडर्स को लेके गए थे, धनंजय मुंडे से लेके तो छगन भुजबल तक, उनको एकदम पानी, सुनील तटकरे सिर्फ 1 लोकसभा जीत पाए, बाकी तो सब हार गए। तो आप ये समझिए कि पावर में रहने के बाद भी यदि अजीत पवार की यह हालत कर दी है शरद पवार ने,
तो यदि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी मिलकर सरकार महाराष्ट्र में बना लेते हैं तो इसकी सबसे पहली कैजुअलिटी जो है वो शिंदे जी होंगे। मार्क माय वर्ड्स, मैं आज आपको बता रहा हूं, शिंदे जी के जो 8 सांसद है वो 8 सांसद भी इनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट का इलेक्शन आपके सेंट्रल की इसको बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। तो यदि आप ये समझिए कि शिंदे का बहुत अगर परफॉर्मेंस खराब रहा इस स्टेट इलेक्शन में तो सेंटर की भी राजनीति में आपको इसका बहुत बड़ा असर नजर आएगा। शिंदे इज द मोस्ट सॉफ्ट टारगेट यदि वो विधानसभा में सशक्त रूप से उभर के नहीं आ पाए तो। जी संजय जी, कितना वो ताज्जुब लगता होगा कि एक आदमी मुख्यमंत्री है, उसको लग रहा होगा कि 1 महीने बाद पूरी संभावना है इसकी मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। नेताओं का भी कितना कलेजा होता है, कोई और आम आदमी हो तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए कि भैया अब मैं नहीं रहूंगा, अब मैं हट जाऊंगा, लेकिन नेताओं का कलेजा देखिए, कोई फर्क ही नहीं है उन पे कि भैया ठीक है मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, कुछ और पे रहूंगा, टिकड़ा में करते रहते हैं। क्या लग रहा है उनको नींद आ रही होगी आजकल नेताओं को, महाराष्ट्र के नेताओं को नींद आ रही होगी? संजय जी इतना ज्यादा पैसा बहाया जा रहा है, आप मतलब सोच भी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ बस्तियों के अंदर में मतलब जिनके पास पैसा है भरपूर पैसा बहा रहे हैं, और यदि भरपूर पैसा बहाने के बाद में रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आएगा तो आप समझिए कि ये तो डेड इन्वेस्टमेंट हो गया। भाई ये इन्वेस्टमेंट तो डेड हो गया ना, मतलब एक बार आपने पैसा लगाया, इलेक्शन हार गए तो कहानी खत्म। तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम लगा के इस इलेक्शन में कूद रही है, और आप ये समझिए कि लोगों को भी एक मौका मिलता है 5 साल में, वो भी इसको कोई हाल में छोड़ना नहीं चाहते। तो जो नेता जितना लुटा रहा है जनता भी दोनों हाथ से जो है उस चीज को ले रही है, इसमें भी कोई दो राय, कोई दो शक नहीं है। पर आपका ये कहना सही है कि नेताओं की नींद उड़ी है, हवाइयां उड़ी हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट अपने पैसे से कर रहे हैं कि किसी और, आई डोंट नो, पर जो पैसा बहाया जा रहा है वो पैसे ने यदि रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं दिया तो फिर इसकी भरपाई कैसे करेंगे ये लोग, मुझे नहीं मालूम। मतलब आई मीन सोसाइटी कहीं इसका भारी नफा नुकसान जो है झेलने के लिए तैयार रहे, मेरा ऐसा कहना है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे आरएसएस का जो पहले आपने क्वेश्चन पूछा या ये जो आपने लास्ट में क्वेश्चन पूछा, इन सब प्रश्न के मूल में जो है वो है पैसा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेता यदि पैसा नहीं डाल रहे और हार जा रहे तो उनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बैटल में एक आदमी जीतता है, एक आदमी हारता है, परंतु यदि आप भारी इन्वेस्टमेंट, भारी पैसा खर्च करने के बाद यदि आप हारते हो तो उसका दुख जो है वो कई दिनों तक, कई महीनों तक जो है आपके ऊपर में रहता है। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आर्थिक संसाधन और अर्थ जो है वही मूल में है पूरी की पूरी इस राजनीतिक परिक्रमा की। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतनी सारी जानकारी दी, बातचीत करी, आभार। तो ये थे राजीव रंजन जी, आपने सुना कि क्या जबरदस्त गेम प्लान है राजनीति का। मुझको यकीन है आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। चैनल को फिर एक बार रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।